जादुई 5 बेटियां। एक गांव में मोहनलाल नाम का एक कुम्हार रहता है। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता है। उसकी 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी शक्ति, छोटी का नाम लंबी और तीसरी बेटी का नाम शीघ्रता है। शीघ्रता से छोटी बेटी का नाम जस्सी और सबसे छोटी का नाम टपकी है। इनके घर में काम करने वाला सिर्फ इनका वालिद मोहनलाल ही है। माली हालत ज्यादा खराब होने के कारण मोहनलाल की 5 बेटियों की शादी तय नहीं हो पा रही है। मोहनलाल के घर पिछले कई वर्षों से वर्ष में एक बार एक बूढ़ी औरत आती है जो खाना खाकर और दुआएं देकर जाती है। मोहनलाल की बेटियों के नाम भी उसी बूढ़ी औरत ने रखे हैं। आज भी वो बूढ़ी औरत घर आई है। बड़ी तेज भूख लगी है, कोई है क्या घर में? तो खाना दे दो। जस्सी, अम्मा आई हैं, इनके लिए रोटी ले आओ। अब्बा, घर में तो कुछ नहीं है। अम्मा के लिए एक भी रोटी नहीं है? नहीं अब्बा, सारा आटा खत्म हो गया, किसी के लिए भी रोटी नहीं है। कोई बात नहीं, पानी ही लाकर दे दो। मैं अभी बर्तन बेचने जा रहा हूँ, आज की रोटी का तो इंतजाम हो ही जाएगा। औरत सारी बातें सुन लेती है। रुको, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। क्या अम्मा? मोहनलाल, तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटियों के नाम मैंने ऐसे क्यों रखे हैं? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह छुपी है। अपनी 5 बेटियों को बुलाओ। मोहनलाल की 5 बेटियां आ जाती हैं। बेटियों, तुम कोई आम लड़कियां नहीं हो, बल्कि तुम जादुई हो। जादुई। तुम्हारे नाम में ही तुम्हारी ताकत छुपी है। लेकिन कैसे? जैसे कि तुम्हारा नाम शीघ्रता है, तो तुम कोई भी काम बहुत ही जल्दी कर सकती हो। जितना काम 10 आदमी पूरे दिन में करेंगे, उतना काम अकेले तुम 1 घंटे में कर सकती हो। अरे बाप रे! हाँ, मैंने तुम्हारा नाम शक्ति इसलिए रखा है क्योंकि तुम बगैर कुल्हाड़ी के लकड़ी काट सकती हो और बिना फावड़े के क्रेन से भी तेज मिट्टी खोद सकती हो। औरत सबको उनकी ताकतों से पहचान करवा देती है। अगले रोज, अब हमारे अब्बू बूढ़े हो गए हैं, अब इस उम्र में कमाना इनके लिए ठीक नहीं है। बूढ़ी अम्मा के कहने के मुताबिक हमें अब अपनी ताकतों को पहचान कर आज से काम शुरू करना होगा ताकि हमारी हालत सुधर सके। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें कुछ और तो आता नहीं, लेकिन अब्बा से जो सीखा है हम भी वही करेंगे। हम भी बर्तन बनाएंगे और बेचेंगे। सारी बहनें जस्सी की बात से मुत्तफिक हो गईं। ये देखकर मोहनलाल को भी खुशी होती है। शक्ति मिट्टी के खदान में गई और उसने 10 मिनट में ही बहुत सारी मिट्टी हाथ से ही खोद ली। ये देखकर सभी बहनें हैरान हो गईं, लेकिन खुश भी हुई। उनके भीतर खुदेती ईमान आ गया। मिट्टी तो खुद गई, लेकिन इतनी सारी मिट्टी के लिए पानी कौन लाएगा? लंबी दीदी अपने हाथों को लंबा कर सकती है और वो कुएं से बहुत आसानी से पानी निकाल कर डाल देंगी। हाँ, और ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लंबी कुएं के पास गई। उसने अपने हाथ बहुत लंबे कर दिए और बाल्टी से पानी निकालकर दूर पड़ी हुई मिट्टी में एक जगह खड़ी होकर ही डालने लगी। उसने ये काम बहुत ही आसानी से कर दिया। मिट्टी तैयार हो गई है, अब बर्तन बनाने शुरू कर दो। शीघ्रता, तुम अपना जादू दिखाओ। शीघ्रता अपना जादू दिखाती है और अपने नाम के मुताबिक बहुत अच्छे और ज्यादा बर्तन बना देती है। फिर जस्सी अपने जस का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से सारे बर्तन बाजार में बेच आती है। इस तरह चारों बहनों का ये रोज चलता रहता है और उनके घर में अब अच्छा भोजन बनने लगता है। रात को बारिश हो रही थी और 5 बहनें अंतराक्षरी खेल रही हैं। टपकी सबसे छोटी है, इसलिए वो गुस्सा भी जल्दी हो जाती है और वो आज भी गुस्सा हो गई। जंगल से एक शेर गांव में निकल आया और बारिश से बचने के लिए मोहनलाल के घर की छान के नीचे खड़ा हो गया। शेर भी इन लोगों की बातें सुन रहा था। अरे वाह, आज तो मुझे खाना मिल गया और ये इतने सारे लोग, अब तो कई दिनों तक पेट भर के खाऊंगा और यहीं रहूंगा। तभी शेर को अंदर से आवाज आती है, यार
आप लोग भी ना हर बात पर गुस्सा होकर बैठ जाती हो। तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि शेर का खौफ भी उतना नहीं है जितना कि टपकी का है। ये पीछे पड़ जाए तो पीछा ही ना छोड़े। मतलब अंदर कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। इन लोगों को टपकी का खौफ है और मेरा नहीं। मतलब मुझे यहाँ से जान बचाकर भाग जाना चाहिए। शेर भाग जाता है और वो पांचों बहनें निरंतर मेहनत करती रहती है और धीरे धीरे काफी दौलत इकट्ठा कर लेती है। ये देखकर गांव के सरपंच को बहुत जलन होती है और वो गांव वालों के साथ मोहनलाल के घर आता है। मोहनलाल, तुम हमें उल्लू बना रहे हो, लेकिन मत भूलो कि हम तुम्हारे धोखे से अच्छे से वाकिफ हैं। इसीलिए तुमने गांव के वसाइल से जो भी कमाया है उसमें हमें भी हिस्सा दे दो। मेरी बेटियां मेहनत कर रही हैं। इसे मेहनत नहीं, धोखा कहते हैं। इसे दूसरे का हक मारना कहते हैं। हमें हमारा हिस्सा दो। और हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। कल सभी गांव वालों के साथ आकर अपना हिस्सा ले जाऊंगा और अगर तुमने इनकार किया तो हम सब मिलकर तुम्हें सूली पर लटका देंगे। सरपंच कहकर चला जाता है। हमें लगता है कि हमें आज रात को ही ये गांव छोड़ देना चाहिए और दूसरे गांव में रहकर ये काम खामोशी से करना चाहिए। मोहनलाल रात को पांचों बेटियों के साथ वो गांव छोड़ देता है और वो दूसरे गांव जाकर अच्छा घर बनाते हैं और खूब मेहनत करके पैसे कमाते हैं। लेकिन इस बार वो ये काम खामोशी से करते हैं और अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। चैतन्य एक बहुत ही मशहूर जादूगर था। उसकी 3 बेटियां थी, तंत्रा, मंत्रा और अंतरा। इनमें से अंतरा गोद ली हुई बेटी थी। चैतन्य ने अपनी तीनों बेटियों को जादू की तालीम दी थी और वो सब के सब मिलकर गांव-गांव जाकर जादू का खेल दिखाया करते थे। अब्बा, मैं सोच रही हूँ कि हमें बड़े सर्कस के साथ जुड़कर जादू का खेल दिखाना चाहिए। हाँ अब्बा, इससे हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी ऐसे गांव-गांव फिरकर क्या मिलता है हमें? हम जादूगर हैं बेटा। जादू का तमाशा दिखाकर लोगों का दिल बहलाना यही हमारा काम है। अगर हम किसी बड़े सर्कस में चले जाएं तो यकीनन हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर जो हौसला अफजाई हमें गांव-गांव जादू का तमाशा दिखाकर मिलता है वो हमें हरगिज नहीं मिलेगा। और यही तो हमारा खानदानी पेशा है। हम रास्ते पर जादू दिखाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देख पाएं और उनका दिल बहले। और आपा, अगर हम सर्कस में शो दिखाएंगे तो बस जिनके पास टिकट के पैसे होंगे वही हमें देख पाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, बस ये करना नहीं चाहता। पर अगर तुम दोनों ये करना चाहती हो तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। नहीं अब्बा, अगर हम जादू दिखाएंगे तो साथ में दिखाएंगे, वरना नहीं। तंत्रा और मंत्रा ने चैतन्य की बात मान ली थी और वो लोग मिलकर सड़क पर जादू का खेल दिखा रहे थे। आला बाला काला, अंतरा तेरे काले बाल सफेद हो जाएं। अंतरा के काले बाल सफेद हो गए और वहां खड़े लोग दंग रह गए। सब बेसुध होकर जादूगर का जादू देख रहे थे। वहां मंत्रा आग पर चल रही थी और तंत्रा आंखों से आग उगल रही थी। सारे दर्शक खुश थे कि अचानक तंत्रा ने सोचा, अभी किसी का तवज्जो नहीं है, यही सही वक्त है। तंत्रा लोगों के बीच चली गई और अपने हाथों की सफाई से किसी की चेन चुरा ली तो किसी का बटुआ। फिर वो वापस जादू दिखाने लौट आई। तंत्रा के गायब होने पर अंतरा को शक हो गया था। खैर, उन्होंने जादू का खेल जारी रखा और कुछ वक्त बाद खेल खत्म हुआ। जब सब जा चुके थे तब, बाजी, आप बीच में कहाँ गायब हो गई थी? कहीं नहीं, बस यूं ही। अंतरा समझ गई थी कि उसकी बहन के दिमाग में कोई ना कोई खुराफात जरूर चल रही है। अगले हर जादू के खेल में अंतरा की नजर तंत्रा पर ही होती थी। अंतरा को पता लगाना था
कि उसकी बड़ी बहन क्या गड़बड़ कर रही है। इसीलिए जब अंतरा जादू दिखाते दिखाते लोगों के बीच चली गई तो अंतरा ने भी उसका पीछा किया और अंतरा ने देख लिया कि उसकी बहन हाथ की सफाई से लोगों की चीजें चुरा रही थी। उस दिन खेल खत्म होने के बाद, बाजी आप ये गलत कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ? मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। मैंने अब्बा को कहा था कि हम सर्कस ज्वाइन कर लेते हैं, पर वो राजी नहीं हुए। उन्होंने आपको रोका थोड़ी ना, आप चली जाएं, पर ऐसे नीच काम मत करें। तू मुझे मत सिखा कि क्या नीच है और क्या अच्छा। छोटी है, छोटी की तरह ही रह। तंत्रा अंतरा पर बरसकर चली गई। अब अंतरा उलझन में थी। क्या उसे ये चोरी की बात अब्बा को बताना चाहिए? अगर ये बात अब्बा को पता चले तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, वो मायूस हो जाएंगे। नहीं, मैं ये बात उन्हें नहीं बताऊंगी। अब मुझे खुद ही। अगले खेल से अंतरा तंत्रा को रोकने की कोशिश करने लगी। जब भी तंत्रा हाथ की सफाई से कुछ चोरी करने वाली होती तो अंतरा उसे धक्का दे देती और वो चीज वहीं गिर जाती। अरे मेरा हार गिर गया, उठा लीजिए। अंतरा और तंत्रा के बीच कुछ तो गड़बड़ है, ये चैतन्य समझ गया था। वो दोनों पर नजर रखने लग गया। आखिर एक शो के दौरान एक औरत को समझ में आ गया कि उसकी सोने की चेन चोरी हो गई है। वो जोर जोर से चीखने लगी, चोर चोर, मेरी सोने की चेन चोरी हो गई, मेरी चेन। तभी वहाँ पुलिस आ गई और हर एक की तलाशी लेने लगी। तंत्रा खौफजदा हो गई। उसने तुरंत वो चेन और सारा चोरी का सामान अंतरा के बैग में डाल दिया। जब सभी के बैग की तलाशी हुई तो पुलिस को वो सारा चोरी का सामान अंतरा के बैग से बरामद हुआ। ये किसका बैग है? तुम तीनों जादू के नाम पर चोरी करते हो। आज तुम तीनों को हवालात में डाल दूंगा। नहीं जनाब, ये मेरा बैग है और ये सारी चोरी मैंने की है। इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं। ये सुनकर तंत्रा चौंक गई। अंतरा ने उसकी चोरियों का इल्जाम अपने सिर ले लिया था। उसे पछतावा हो रहा था, काश वो अंतरा की बात मान लेती। उस रात चैतन्य परेशान हो गया। जिस लड़की को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, आज उसने मुझे दगा दिया। सोचा था एक यतीम को प्यार से परवरिश दूंगा तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, पर इस लड़की ने तो मेरे नाम पर कालिक पोत दी। नहीं अब्बा, अंतरा कलंक है, कलंक। अंतरा नहीं, मैं कलंक हूँ। क्या मतलब? वो सारी चोरियां मैंने की थी। अंतरा को पता लग गया था। उसने मुझे समझाने की कोशिश भी की थी, पर मैंने एक ना मानी। आपका नाम खराब ना हो, इसलिए उसने चोरी का इल्जाम अपने सिर ले लिया। अंतरा, ये तूने क्यों किया? चैतन्य तंत्रा को पुलिस के पास ले गया। वहां उसने सारा सच बता दिया। पुलिस ने अंतरा को छोड़ दिया और तंत्रा को हवालात में डाल दिया। पर अब्बा बाजी, इसे इसकी गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुझे मैंने गोद लिया था, पर बेटा तूने आज जो किया है वो कोई सगी बेटी भी नहीं कर सकती। चैतन्य को अपनी गोद ली हुई बेटी अंतरा पर नाज था। कुछ सालों बाद तंत्रा भी सजा पूरी करके लौट आई और फिर 3 जादुई बहनें फिर से एक साथ जादुई शोज करने लगी।